नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल साइंस बाय सिलोद में। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं सरस्वती माता और परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद लेकर। तो आज का वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों कि तरण ताल की वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। यानी उसकी तली उठी हुई नज़र क्यों आती है, उसका बॉटम है वो राइज्ड रहता है, किसका तालाब का ऐसा क्यों है। तो इसका रीज़न क्या है, रिफ्रैक्शन अपवर्तन। अब इसके साथ बच्चों कुछ ऐसे पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, जैसे पानी की बाल्टी की तली में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ नज़र आता है, आपका पाँव पानी में अगर रख दो तो फूला हुआ नज़र आता है। इसी तरीके से जो क्या है कि फ्लाइंग बर्ड्स हैं वो अपनी रियल हाइट से और ऊपर हाइट पे नज़र आते हैं, अपेरेंट हाइट उसकी हाई ज़्यादा होती है। या आपको कह दें एरोप्लेन जो आसमान में उड़ रहा है उसकी रियल हाइट और अपेरेंट हाइट का क्या रिलेशन है। तो बता देता हूँ बच्चों कि जो बर्ड्स आपके उड़ रहे हैं आसमान में, तो आसमान में जो बर्ड्स उड़ते हैं उनकी एक होती है रियल हाइट और दूसरी होती है अपेरेंट हाइट। तो याद रखना, आकाश में उड़ते हुए पंछी की अपेरेंट हाइट रियल हाइट से ज़्यादा होती है, यानी आभासी ऊंचाई वास्तविक ऊंचाई से क्या होती है, ज़्यादा होती है। दूसरा, एरोप्लेन अगर उड़ रहा है आपका, तो अगर जिस ऊंचाई पे वो होता है तो वो ऊंचाई उसकी जो हमें नज़र आती है वो होती है अपेरेंट हाइट, और जो उसकी वास्तविक ऊंचाई उसे कहते हैं हम रियल हाइट। तो रियल हाइट अपेरेंट हाइट से क्या रहती है, कम रहती है। किसकी, उड़ते हुए वायुयान की, उड़ते हुए पंछी की, उड़ते हुए पतंग की। तो ये सारे केस किस परिघटना से जुड़े हुए हैं, रिफ्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, अपवर्तन से। चलिए, बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा तो कैसा दिखाई पड़ता है, काला, क्योंकि ड्यू टू लैकनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी वहाँ पे किसी प्रकार का वातावरण मौजूद नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, कि अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो क्या है कि एस्टिग्मेटिज्म को, डिसीज़ को डी इलिमिनेट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, सिलेंड्री लेंस का यूज़ करते हैं। साइलेंड्रिकल लेंस का यूज़ किया जाता है जिसमें व्यक्ति को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों दिखाई अच्छे से नहीं देती है वस्तुएं, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, साइलेंड्रिकल लेंस का। तो एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है वह है, यानी प्रिज्म से जब लाइट गुजरती है, देखो बच्चों ये आपका प्रिज्म है, प्रिज्म से जैसे क्या है कि लाइट इंसिडेंट की और क्या है कि ऐसे जाता है, तो आपके पास, तो आपका जो ये बनता है पार्ट है, ये बनता है वीब ग्योर। क्या बनता है, वीब ग्योर। तो आप इसको उल्टा लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यूं लिखेंगे जैसे प्रिज्म में नीचे नीचे कलर होता है वायलेट, फिर होता है इंडिगो, फिर होता है ब्लू, फिर होता है ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर क्या होता है, रेड। इस तरीके से क्या होती है, डेविएशन। तो प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट होता है। तो वो कौन सा प्रकाश रिफ्रैक्शन होता है, बैंगनी रंग का प्रकाश सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट होता है, सबसे नीचे यही होता है, यही डेविएट होता है। तो प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश किस रंग का प्रकाश है वो सबसे ज़्यादा अपवर्तित होता है या डेविएट होता है, तो वो कौन सा होता है, वायलेट कलर है। और सबसे कम पूछे तो कौन सा होता है, लाल रंग का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। यानी वस्तुओं का आवेशन, आवेशन का मतलब होता है चार्जिंग ऑफ बॉडी, चार्जिंग ऑफ बॉडी बाय ट्रांसफ़र ऑफ, यानी ट्रांसफ़र किसका हो, जिससे बॉडी चार्ज होती है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि एक बॉडी से अगर दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो जिस पर ट्रांसफ़र होते हैं उस पर चार्ज कैसा आता है, नेगेटिव, और जिससे ट्रांसफ़र होते हैं उस पर चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव। तो यानी वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, इलेक्ट्रॉन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिचालक का लक्षण है। यानी अतिचालक का मतलब होता है सुपर कंडक्टिविटी के लिए क्या होती है, उच्च पारगम्यता, यानी हाई परमिएबिलिटी, यानी उसकी हाई परमिटिविटी, सॉरी बच्चों, परमिएबिलिटी नहीं, परमिटिविटी। पारगम्यता का अर्थ होता है परमिटिविटी, जिसे आप एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नोट से रिप्रेजेंट करते हो। चलिए आगे आता है शुष्क सेल है। शुष्क सेल क्या माना जाता है, प्राथमिक सेल। और शुष्क सेल को हम कहते क्या हैं, लैक्लांचे सेल बोलते हैं बच्चों, जिसे हम ड्राई सेल कहते हैं इंग्लिश में। तो जो
शुष्क सेल दिया है ये हमारे पास क्या है, ड्राई सेल है। और ये कैसा सेल है आपका, प्राथमिक सेल है। प्राथमिक का मतलब होता है प्राइमरी सेल। क्यों कहा जाता है इसको प्राइमरी सेल, कि यूज एंड थ्रो होता है, यानी इसका एक बार अगर यूज हो जाए इसे दोबारा रिचार्ज नहीं किया जा सकता। और इसमें अगर आपसे पूछे कि जो शुष्क सेल है या जो ड्राई सेल है, इसका बर्तन जो वेसल बना होता है वो किसका बना होता है, जिंक का बना होता है। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड लगी होती है यूं, ये किसकी बनी होती है, कैप के साथ कैप होती है स्टील की। और ये इलेक्ट्रोड किसकी बनी होती है, कार्बन यानी ग्रेफाइट की। और इसमें जो मिक्सचर भरा होता है, केमिकल रिएक्टिंग केमिकल जो भरा होता है वो क्या भरा होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। और प्लस क्या भरा होता है, अमोनियम क्लोराइड, यानी क्या भरा होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। और प्लस क्या भरा होता है, NH4Cl। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आपसे क्वेश्चन यूँ पूछा जा सकता है कि शुष्क सेल में एनोड का काम कौन करता है और कैथोड का काम कौन करता है। ये भी आपको याद रखना कि शुष्क सेल में जो आपकी कार्बन छड़ होती है वो तो काम करती है कैथोड का, और जो बाहर कंटेनर बना होता है जिंक का वो काम करता है एनोड का। यहाँ क्वेश्चन ही आता है कि शुष्क सेल में गैस कौन सी पैदा होती है। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि अगर आपसे पूछ ले कि शुष्क सेल यानी ड्राई सेल के अंदर गैस कौन सी पैदा होती है, तो याद रखना शुष्क सेल में अमोनिया गैस पैदा होती है। जो आपके घरों में आप कहाँ यूज करते हो, रेडियो चलाने के लिए, या आप दीवार घड़ी चलाने के लिए, या रिमोट चलाने के लिए जो छोटे लकलांचे सेलों का यूज करते हो आप, उनमें गैस कौन सी पैदा होती है, अमोनिया। लेकिन वो अमोनिया गैस बच्चों बाहर नहीं आती, तो इसलिए वो उस गैस से बनता क्या है, तो उस गैस का जिंक के साथ एक तरह से संकुल यौगिक पैदा होता है। क्या होता है, संकुल यौगिक। ये बनता है बच्चों जिंक NH3 4 और ऊपर 2+ चार्ज, ये संकुल यौगिक देता है जिंक और अमोनिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि शुष्क सेल में जिंक और अमोनिया से कौन सा यौगिक बनता है, तो अगर आपसे पूछ ले कि जिंक और अमोनिया से शुष्क सेल में यौगिक कौन सा बनता है, तो आप उसे लिखोगे संकुल यौगिक। इंग्लिश में इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड तैयार करती है कौन, जिंक। तो जिंक उस अमोनिया गैस को बाहर नहीं आने देती, तो जिंक अमोनिया के साथ ये यौगिक प्रोड्यूस करती है, जिसे मैं लिख देता हूँ ZN टेट्रा एमिने, यानी जिंक अमोनिया के 4 अणु और ऊपर 2 चार्ज है। ये आपका संकुल यौगिक होता है शुष्क सेल में। इसके अलावा जो द्वितीयक सेल होते हैं, द्वितीयक सेल कौन से होते हैं, सेकेंडरी सेल। तो जो सेकेंडरी सेल होते हैं वो यूज एंड थ्रो नहीं होते, वो रिचार्ज एबल होते हैं। जैसे आपके पास घरों में प्रयुक्त इन्वर्टर बैटरी है जिसे हम लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं। दूसरा, आप जिस मोबाइल का फ़ोन का यूज़ करते हो उसमें लिथियम आयन बैटरी होती है। उसके अलावा निकल कैडमियम सेल जो फ़ोटो खींचने के लिए या आपके जो माइक होते हैं बोलने के लिए उनमें यूज़ की जाती है, वो बैटरी निकल कैडमियम की होती है। हम जो मोबाइल में यूज़ करते हैं ये लिथियम है आयन बैटरी होती है। और घरों में इन्वर्टर बैटरी होती है वो कौन सी होती है, लेड स्टोरेज बैटरी होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। तड़ित चालक का आविष्कार का मतलब होता है बच्चों कि जो आपकी बिल्डिंग होती है उस पे या टावर पे ऐसे त्रिशूल लगा होता है और उसके साथ एक चीज़ जोड़कर धरती में क्या है, दवाई होती है। और वो धरती में चीज़ दवाई होती है वो किससे जुड़ी होती है, कॉपर धातु की होती है। और वो किसने बनाई थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। यानी ये काम किसका करता है, तड़ित चालक का करता है। तड़ित चालक का अर्थ होता है लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर का मतलब होता है जो आपकी बिजली गिरती है आसमान से, उससे बिल्डिंग को, मंदिर को, मस्जिद को, गुरुद्वारे को, किसी भी चीज़ को बचाने के लिए उसके ऊपर एक क्या है, कंडक्टर रखा जाता है, जिससे सारा का सारा आवेश उससे जुड़कर कहाँ चला जाए, धरती में। जिसे क्या कहा जाता है, अर्थ ग्राउंडिंग बोला जाता है इंग्लिश में, कि सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाए, धरती में, और उसे कहते हैं अर्थ ग्राउंडिंग। ठीक है, तो जिससे उस बिल्डिंग को
कोई नुकसान ना हो। तो उसका आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। चलिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो विद्युत उत्पन्न करनी है तो उसके लिए धातु कौन सी, यानी हम ऐसी कौन सी धातु लें जिसका हम प्रयोग कर कर विद्युत का उत्पादन कर सकें? तो वो आपके पास कौन सी है? यूरेनियम। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम का यूज होगा, जिससे स्टीम बनाएंगे, जिससे टरबाइन और डायनमो रोटेट होंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इसलिए इस यूरेनियम को हम वैसे क्या कहते हैं? आशा धातु कहते हैं, होप मेटल कहते हैं। यानी आने वाले समय में अगर हम किसी से आस जता सकते हैं ऊर्जा के लिए, तो वो कौन है? यूरेनियम है, जिसे नाम क्या दिया जाता है? आशा धातु, होप मेटल। चलिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? यानी दैट डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या है? तो देखो बच्चों, इसमें गलती होती है। कई बच्चे इसका आंसर डायनमो लगा के आएंगे, जो गलत है। डायनमो क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा का बदलाव विद्युत ऊर्जा में करती है। क्या करती है? जो डायनमो है वो यांत्रिक ऊर्जा का बदलाव यानी मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करती है। वो आपके पास डायनमो है। लेकिन ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका बदलाव किस में करना है? मैकेनिकल एनर्जी में। तो वो कौन करती है? विद्युत मोटर। कौन करती है? इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। यानी एकीकृत परिपथ में जो अर्धचालक की चिप है, तो अर्धचालक की चिप किससे बनी होती है? हमें पता है सिलिकॉन से बनी होती है। यानी अर्धचालक की चिप किससे बनाई जाती है? सिलिकॉन, जिसका संकेत क्या है? Si। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 14। तो याद रखना सिलिकॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने वाली आपकी युक्ति यानी डिवाइस कौन सा होता है? उसे हम कहते हैं रेक्टिफायर। क्या कहते हैं उसे? रेक्टिफायर। तो आपके पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है कि जो प्रत्यावर्ती धारा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। और अगर आपसे पूछे कि दिष्ट धारा की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0 हर्ट्ज। दोनों याद रखने हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि लंबे रास्ते के लिए कौन सी विद्युत धारा अच्छी होती है? तो लंबे रास्ते में अगर स्थानांतरण करना है, ज़्यादा दूरी के लिए विद्युत धारा का स्थानांतरण करना है, तो कौन सी धारा उचित मानी जाती है? प्रत्यावर्ती धारा उचित मानी जाती है। दिष्ट धारा का हम प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 0। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0। चलिए, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो स्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? तो इस्पात के बनाए जाते हैं। यानी आपके स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं। तो स्टेनलेस स्टील के आपके सबसे ज़्यादा क्या बनाए जाते हैं? चुंबक यानी परमानेंट मैग्नेट आर मेड अप ऑफ, तो स्टेनलेस स्टील से बनाए जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वैसे तो होता है बच्चों टेस्ला। टेस्ला किसके बराबर होता है? 1 टेस्ला 10⁴ गॉस के इक्वल होता है। ये याद रख लेना यूनिट। तो यहाँ आंसर क्या आएगा? गॉस। तो ये भी होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो SI मात्रक होता है वो हमारे पास कौन सा होता है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक SI मात्रक पूछिए तो टेस्ला है। और सीधा ऐसे आ जाए कि इसमें अब टेस्ला नहीं है तो क्या है? इसका आंसर है गॉस है। ठीक है। और चुंबकीय प्रेरण का पूछ लेता, यानी आपके पास क्षेत्र का तो होता है यहाँ गॉस, और प्रेरण का पूछ ले तो वो क्या है? वीबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है, यानी ड्राई सेल के अंदर जो एनर्जी स्टोर रहती है वो कौन सी एनर्जी होती है? रासायनिक ऊर्जा। और अब आपसे पूछ ले कि आपके पास जो शुष्क सेल है उससे कौन सी ऊर्जा किस में बदलती है? तो रासायनिक ऊर्जा किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में बदलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। चलिए, बिजली के पंखे की गति को बदलने के लिए प्रयुक्त साधन क्या है? यानी बिजली के जो पंखे की गति को हम बदलते हैं वो उसके लिए प्रयुक्त साधन क्या चीज़ होती है? रेगुलेटर होता है। क्या होता है? रेगुलेटर, जिसे आप रोटेट करके उसकी स्पीड को कम और क्या कर सकते हो? ज़्यादा।
चलिए, फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है, यानी फैराडे लॉ। तो फैराडे ने दो लॉ दिए थे, एक तो था फर्स्ट लॉ और दूसरा क्या था उसका सेकंड लॉ। दोनों के दोनों लॉ फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए लागू हुए थे और दोनों लॉ किससे जुड़े हुए थे, इलेक्ट्रोलाइसिस से। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है वैद्युत अपघटन, यानी वैद्युत अपघट्यता है, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस फिनोमिना है, उसके लिए फैराडे ने दो नियम दिए थे, पहला और क्या है दूसरा। पहले का गणितीय रूप लिख देता हूँ बच्चों। पहले के लिए उसने कहा था कि जो मास इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चार्ज के, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एम, यानी जो चार्ज बहने से जितना मास डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पे, तो वो मास उस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है W इज इक्वल टू जेड क्यू। जेड आपके क्या पास क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट होता है, और आपके पास पूरा फार्मूला क्या बनता है, ZIT बनता है, क्योंकि जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है, करंट इनटू टाइम। तो इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, ये अच्छे से याद रखना है, इसमें न्यूमेरिकल करवा दिए जाएंगे आपको। तो निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है। विद्युत अचुंबकीय का मतलब होता है नेचर में वह कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। कैसा है, पैरामैग्नेटिक, यानी चुंबकीय गुण उसमें नहीं पाया जाता। वो कौन सा है यहाँ पे, तांबा। तो तांबे में क्या चुंबकीय गुण नहीं होता। चुंबकीय यमयोतर और भौगोलिक यमयोतर। चुंबकीय का मतलब होता है मैग्नेटिक मेरिडियन, और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच जो कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोला जाता है उसे, मैग्नेटिक डिप बोलते हैं उसे। तो वो होती है चुंबकीय दिक्पात। तो याद रखना, चुंबकीय यमयोतर का अर्थ होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या होती है, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। इन दोनों के बीच जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डिप, यानी चुंबकीय दिक्पात बोलते हैं। क्लियर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है, यानी इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक होता है नेचर में। पैरामैग्नेटिक का अर्थ है कि जो धरती की तरफ आकर्षित रहता है, क्योंकि धरती के पास चुंबकीय गुण है और उसके पास भी चुंबकीय गुण होगा जिससे वो धरती के साथ जुड़ा होता है, और वो कौन सी चीज़ है, ऑक्सीजन। यानी आपके पास ऑक्सीजन O2 होता है, ऑक्सीजन के पास चुंबकीय गुण कैसा होता है, अनुचुंबकीय होता है। अनुचुंबकीय का अर्थ इंग्लिश में होता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का अर्थ है जो चुंबक की तरफ आकर्षित होता है, यानी ऐसा पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होता है या जिसके पास चुंबकीय गुण पाया जाता है, तो वो आपके पास क्या होता है, अनुचुंबकीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है। देखो, लोहा होता है, निकल होता है, पित्तल नहीं होता। पित्तल आपकी मिश्र धातु है जो आपकी चुंबकीय नहीं होती है, तो वो कैसा पदार्थ है, अचुंबकीय, डायमैग्नेटिक। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था। तो भौतिकी में जो चतुर्थ आयाम का परिचय दिया है वो किस इंसान ने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि रडार का आविष्कारक कौन था। तो रडार का आविष्कारक कौन था, रॉबर्ट वाटसन था। और रडार की फुल फॉर्म बच्चों में कई बार बता चुका हूँ, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होती है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, एंडरसन ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो चुंबकीय जो सुई होती है वो हमेशा किस ओर संकेत करती है, उत्तर की तरफ करती है। जैसे मान लो ये कंपास है, इस कंपास के अंदर ये एरो हेड है और ऐसे लगा होता है, तो ये टिप हमेशा किस तरफ रहेगी, नॉर्थ, और ये किस तरफ रहेगी, साउथ। और जो चुंबक की दिशा होती है, जैसे बार मैग्नेट दे दे तुम्हें, एक दंड चुंबक दे दे, दंड चुंबक में एक और एस लिखा होता है और एक और एन। तो अगर आपसे पूछे कहाँ से चुंबकीय रेखाएं बाहर निकलती है, तो आपकी नॉर्थ से बाहर निकलती है, और साउथ के पास कहाँ जाती है, अंदर की ओर। तो साउथ में अंदर की ओर जाती है और नॉर्थ से कहाँ निकलती है, बाहर की ओर। और चुंबकीय जो रेखाएं होती हैं वो क्या बनाती है,
वो आपके पास बंद परिपथ बनाती है यूँ, यानी जो चुंबकीय रेखाएं होती है वो बंद परिपथ में होती है, कभी आपकी खुली नहीं होती। यानी जैसे नॉर्थ से निकली और कहाँ जाकर अंदर आ जाएगी, साउथ। और दंड चुंबक के अंदर अगर दिशा पूछ ले चुंबक की तो साउथ से कहाँ होती है, नॉर्थ होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? तो इनमें से कौन सा पदार्थ चुंबकीय? आपका निकिल, यानी निकिल आपका किससे लिखा जाता है, Ni से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो विद्युत मोटर आपकी ईएमआई पे काम करती है। ईएमआई की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कहते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण किसका काम करता है? फैराडे के नियम के अनुसार, फैराडे लॉ पे काम करता है। यानी इस वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की देन किसने की थी? फैराडे ने की थी। यानी ये किस पे काम करता है? फैराडे लॉ पे काम करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? यानी वो धातु भी है और अर्धचालक में, ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है। तो वो आपकी कौन सी होती है? जर्मेनियम। कौन सी होती है? जर्मेनियम। चलिए, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में जो हैवी वाटर है वो D2O है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका प्रयोग मॉडरेटर के तौर पर, मंदक के तौर पर होता है। कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए होता है? तो कुलीज जो ट्यूब है उसका यूज हम किसके लिए करते हैं? तो उसका प्रयोग हम एक्स रेज को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर के संविंचरण में किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? यानी ट्रांजिस्टर के संविंचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? तो वो किसका होता है? सिलिकॉन का होता है। यानी सिलिकॉन से ट्रांजिस्टर जनरेट होते हैं, यानी सेमीकंडक्टर डिवाइस से। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन आपका सेमी कंडक्टर है। सिलिकॉन आपके पास एक तरह से अर्धचालक है, यानी आपका शुद्ध अर्धचालक माना जाता है। और वैसे हमने एक पीछे क्वेश्चन किया था बच्चों, यहाँ ये इसमें क्या कि एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो आपके पास धातु अर्धचालक की तरह और ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है वो जर्मेनियम होगी। लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाए कि अर्धचालक में टांके लगाए जाते हैं सेल के लिए, यानी जो सेल बनाते टाइम उनके बीच टांके लगते हैं, वो किस धातु के लगते हैं? वो किसके लगते हैं? चांदी के लगते हैं। क्लियर। ये क्वेश्चन आप याद रख लेना बच्चों यहाँ से। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलिकॉन क्या है, ये बता दिया बच्चों मैंने, अर्धचालक है। अब बात आती है एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? यानी एक्स रे पास नहीं होती किससे? आपके पास अस्थि से, यानी हड्डियों से आपके पास नहीं गुजरती। यानी हड्डियों से क्या है, एक्स रेज आपकी नहीं गुजरती। तभी एक्स रे करवाते हैं तो हमारा स्केल्टन उसमें नज़र आता है, अस्थि पिंजर नज़र आता है। माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? ग्राहम बेल को माना जाता है माइक्रोफोन का आविष्कार, जो आपकी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या ध्वनि संकेतों को विद्युत संकेतों में बदलता है। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक किसे माना जाता है? यानी ग्रेविटेशनल जो लॉ है उसका डिस्कवरर किसे माना जाता है? आइजक न्यूटन को। और गुरुत्वाकर्षण के अलावा उन्होंने लॉज ऑफ मोशन दिए हैं, गति के जो नियम दिए हैं वो कितने नियम दिए हैं? 3 दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं? यानी एक कैलोरी में आपने जूल तो पढ़े हैं 4.2, लेकिन इसका उल्टा लिखना है बच्चों। क्या लिखना है? उल्टा। उल्टे का अर्थ क्या बनता है? 24, और आगे जीरो लगा के दशमलव लगानी है। यानी आपके पास जूल में कैलोरी पूछ ले तो आंसर क्या करना है? उल्टा, और आगे दशमलव लगानी है। 0.24 होते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपकरण कौन सा है जिसको समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? यानी आपके पास ध्वनि तरंगों का प्रयोग हो रहा है समुद्र की गहराई को मापने के लिए, तो वो कौन सी चीज़ है? सोनार। कौन सी है? सोनार। यानी समुद्र की गहराई को मापने के लिए हम कौन सी नेविगेशन यूज़ करते हैं? साउंड नेविगेशन यूज़ करते हैं। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करता है? प्रोटॉन और परमाणु को, या एटम को, या आपका न्यूट्रॉन को। यानी न्यूट्रॉन और परमाणु को रोटेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसको? साइक्लोट्रॉन को। और हल्के परमाणुओं को, ठीक है। जबकि
किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल आपकी टूट जाती है। क्यों? तो क्योंकि पानी जब जमता है तो फैलाव करता है, यानी जैसे ही जमेगा तो फैलेगा, फैलेगा तो जगह ज़्यादा घेरेगा, घेरेगा तो आपकी बोतल क्या होगी? टूट जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, ऐसा क्यों? यानी जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं तो हम आगे की ओर झुक कर चढ़ते हैं। वो इसलिए चढ़ते हैं क्योंकि हम स्टेबिलिटी बनाते हैं, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, यानी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम झुकाव लेते हैं। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान होता है, यानी आप इक्वेटर से कहाँ चले जाओ? पोल की तरफ। ये आपके पास इक्वेटर है अर्थ का, और यहाँ आपके पास क्या है? नॉर्थ पोल, और यहाँ क्या आप साउथ। तो अगर आप यहाँ से इक्वेटर से किस की ओर जाते हो? पोल की तरफ जाते हो, तो आपके पास जी का मान हमेशा क्या होता है? बढ़ता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। और दूसरी बात याद रख लेना, अगर यूं कह देता कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आएं तो जी का मान क्या होगा? फिर घटता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बल गुणनफल है, यानी फोर्स किसका प्रोडक्ट है? फोर्स जो होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास होता है द्रव्यमान, एक्सेलरेशन होता है त्वरण। तो द्रव्यमान और त्वरण का क्या होता है? गुणनफल होता है। चलिए नेक्स्ट, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है? शून्य का अर्थ है आपकी वैक्यूम, यानी आपके पास निर्वात। निर्वात में कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसके साथ क्या होता है? वो कैसी गिरती है? तो वो समान त्वरण के साथ है गिरती है, यानी उसका त्वरण क्या रहता है? एक समान, यानी उसका वेग आपका चेंज नहीं होता, यानी उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? ज़ीरो होती है। ठीक है, चलिए एक लकड़ी, एक लड़की आएगा बच्चों, यहाँ से लकड़ी लिख दिया, एक लड़की, यहाँ पे क्या लिखना है? एक लड़की झूले बैठी स्थित है, झूला झूल रही है, तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्त काल होगा। यानी आपके पास ये झूला है, इस झूले पर आपकी क्या बैठी है? लड़की बैठी है। तो जैसे वो झूला झूल रही है और वो बीच में खड़ी हो जाती है, तो खड़ी होने पर वो कहता है कि उसके दोलनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो यानी जो झूला झूल रही थी लड़की, तो उसका आवर्तकाल किससे दिया जाता है? 2 पाई और √L/G से दिया जाता है। ये आपका आवर्तकाल दिया जाता है किसका? झूला, यानी झूला किसकी तरह काम करता है? पेंडुलम की तरह। तो ये आवर्तकाल भी किसका होता है? पेंडुलम का। जैसे लड़की खड़ी होगी तो आपके झूले की लंबाई, उस लड़की की जो लड़की एक पेंडुलम का काम कर रही है तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो लंबाई अगर बढ़ जाएगी तो अब आवर्तकाल आपके पास क्या हो जाएगा? जो आवर्तकाल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आपके पास बढ़ जाएगी, तो अधिक हो जाएगा। आवर्तकाल क्या हो जाएगा? अधिक। जैसे क्या कि कम हो जाएगा बच्चों, कि आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम। कि क्या आपके पास, क्योंकि ग्रेविटी सेंटर क्या हो जाएगा? ऊपर। तो लंबाई लंबाई घटती है। सॉरी बच्चों, दोबारा से चेक करो, 1 मिनट दोबारा बताता हूँ कि √L/ क्या है? जी। तो यानी लड़की अगर खड़ी होती है तो पेंडुलम की लंबाई क्या हो जाती है? कम। और ग्रेविटी सेंटर कहाँ चला जाता है? ऊपर। तो ग्रेविटी सेंटर ऊपर जाता है, लंबाई उसकी घटती है किसके हिसाब से? खड़े होने के हिसाब से। तो लंबाई घटेगी, ग्रेविटी सेंटर ऊपर जाएगा, तो जिससे आपके पास आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर वो खड़ी है और बैठ जाए तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना हो जाए या 2 गुना कर दिया जाए तो आपके पास होगा कि गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, संवेग 2 गुना हो जाएगा। तो देखो, जब वेलोसिटी डबल कर दी जाती है, पहले तो आपकी थी v और नई वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाएगी? 2v। तो आपके पास संवेग क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। पहले तो था m/v, और जब वेलोसिटी डबल होगी तो क्या हो जाएगा? 2। तो नया जो मोमेंटम आएगा, नया जो संवेग आएगा वो कितना होगा? 2p। यानी इसका मतलब संवेग दोगुना हो जाता है। प्लस दूसरा कहता है गतिज ऊर्जा 4 गुना। यस, जैसे आपका वेग, गतिज ऊर्जा किससे लिखी जाती है? ½ mv²। अब वो कहता है इस वेग को मैं दुगना कर देता हूँ। आप वेग को दुगना कर रहे हो, बाकी चीज़ें ना हिलाओ, आपका वेग क्या हो रहा है? दुगना। और वेग की पावर कितनी है? 2। तो आपके पास आंसर क्या बनता है? 4। तो यानी आपकी नई गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुना। तो आंसर क्या आएगा? उपयुक्त दोनों।
चलिए, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो जो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो किससे जुड़ा हुआ है? जड़त्व का नियम जुड़ा हुआ है, यानी किससे जुड़ा हुआ है? लॉज ऑफ इनर्शिया से जुड़ा हुआ है। दो वेक्टर जिनका मान अलग है, कि जैसे दो वेक्टर हैं, एक ए है, एक वेक्टर बी है, यानी दो सदिश हैं, इनका मान अलग है, यानी इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है, तो इनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता, यानी इनका मैग्नीट्यूड कभी शून्य नहीं होगा। दिशा तो अलग होगी क्योंकि उसने पहले ही कह दिया कि दोनों क्या हैं? अलग हैं, तो इनका परिणाम है वो शून्य नहीं हो सकता, कभी भी जीरो नहीं होगा मैग्नीट्यूड। तो बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक होगा। तो यानी स्केटिंग करते हैं किसके ऊपर? बर्फ़ पर, तो जिससे दाब लगता है, तो दाब लगने से बर्फ़ का जो जमाव है वो बढ़ जाता है। जब बर्फ़ का जमाव बढ़ जाता है तो गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है, और बर्फ़ क्या करती है? देरी से पिघलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? चली हुई गोली में, खींचे हुए धनुष में, चलता हथौड़ा और बहता पानी। तो देखो, चली हुई गोली में गतिज ऊर्जा होती है, चलते हुए हथौड़े में होती है, बहते हुए पानी में भी होती है। रहता कौन है? खींचा हुआ धनुष। अभी तक धनुष छोड़ा नहीं है, तीर आपने छोड़ा नहीं है, आपने खींच के रखा है, तो खींच रखा है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा नहीं है। चलिए, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? चौगुनी। यानी क्या कि अगर आपने गति कितनी कर दी? दोगुनी, तो आप काइनेटिक एनर्जी किससे लिखते हैं? हाफ mv²। तो देखो, अब उसने बढ़ाई क्या है? वस्तु की गति, तो आप गति को कहते हैं वेग। अब वेग कितना किया है? 2 गुना, दुआ लिखो, और हम गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले में वेग का क्या करते हैं? वर्ग। तो इसका जो आंसर आएगा ना, उतना ही आपका गतिज ऊर्जा होगी। अब गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। क्लियर? तो ये थे बच्चों आज की वीडियो के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और हो सकता है जल्दी आपको न्यूमेरिकल भी करवा दिए जाएँ, और पेपर की भी डेट अनाउंस हो चुकी है अब ग्राम सचिव की। तो अपनी तरफ से क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा किताबों पर भी आश्रित रहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमारी वीडियो ही देखो, तो आप किताबों से भी प्रेम करना ना छोड़ें, उनसे आप ज़रूर जुड़िए, क्योंकि वो आपके बचपन की दोस्त हैं, और अब तक की दोस्त ज़रूर रहेगी, आगे भी दोस्त रहेगी वो। चलिए, धन्यवाद।